मनमोहन सरकार की सबसे अहम योजना रही मनरेगा। मनरेगा के जरिए ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बनाए गए। इस योजना को अमली जामा भी सही तरीके से पहनाया गया और साल 2009 के आम चुनाव में भी यही मनरेगा कांग्रेस की कामयाबी की बुनियाद भी बना। कहने को मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था के जादूगर माने गए, लेकिन उनकी विदेश नीति भी कमजोर नहीं रही। मनमोहन सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक था परमाणु समझौता। साल 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील को सील कर एक नया मुकाम बनाया। इसे पिछले 10 साल में मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाता है। यूएस न्यूक्लियर डील वाला जो पूरा वो है फेज है, उस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उस समय मनमोहन सिंह जी चाह रहे थे कि वो डील किसी तरह हो। उन्होंने दिखाया कि वो जब स्ट्रांग होना चाहते हैं तो जरूर होते हैं डिटर्मिन्ड। लेफ्ट को ठुकरा दिया, फिर समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया। वो एक पूरी तरह वो पॉलिटिशियन भी थे। ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट हैं या सिर्फ ब्यूरोक्रेट है, मैं नहीं मानती हूँ। उनके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स ठीक ठाक रहे उस समय। देश के अंदर इस डील के विरोध में आवाजें उठी। लेफ्ट ने डील को लेकर सरकार गिराने तक की धमकी दे डाली, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। ये मनमोहन सरकार की कूटनीति का ही असर था कि पहले IAEA और फिर NSG देशों से भारत को इस डील के लिए हरी झंडी मिल गई। अमेरिका के साथ ही साथ पड़ोसी चीन के साथ संबंधों को भी मनमोहन के कार्यकाल में एक नई दिशा मिली। 2006 में मनमोहन ने चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ को भारत यात्रा पर बुलाया, जिसके बाद जनवरी 2008 में मनमोहन ने भी चीन की यात्रा की। 2006 में 40 साल से बंद पड़े नाथुला दर्रा खोले जाने से दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में एक अहम कदम बढ़ाया गया। 2010 में चीन और भारत की सेनाओं में संयुक्त अभ्यास भी शुरू कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के साथ संबंधों पर जानकार मनमोहन सरकार को नाकामयाब करार देते रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह है मुंबई पर हमला। 2008 में माया नगरी मुंबई की फिजा में बारूद खुल गया। आतंक के सौदागरों ने मुंबई में खून की होली खेली। इस हमले का एक आरोपी कसाब जरूर अपने अंजाम तक पहुंचा, लेकिन इस साजिश के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में सुकून की सांस लेते रहे और भारत सरकार उनको इंसाफ के दरवाजे तक लाने में नाकामयाब रही। इसके साथ ही पाकिस्तान लगातार सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहा, लेकिन मनमोहन सरकार पाकिस्तान से सख्ती से नहीं निपट पाई। 2009 में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्हें अब तक का सबसे कमजोर पीएम करार दिया गया। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद मनमोहन सरकार के नरम रुख की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन इसी सरकार के पास मनरेगा की कामयाबी का तमगा भी था और इसी कामयाबी ने एक बार फिर से वोटर्स को कांग्रेस की ओर खींचा, जिसने लगातार दूसरी बार यूपीए सरकार को केंद्र में सत्ता संभालने का मौका दिया। I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. जब यूपीए ने दूसरा चुनाव जीता तो मनमोहन सिंह को एक बार फिर सरकार की कमान संभालने का मौका दिया गया। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही मनमोहन सिंह ने एक नया इतिहास रच दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जो एक सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन ये दूसरा कार्यकाल मनमोहन सिंह के लिए आसान नहीं साबित हुआ। आर्थिक मामलों के महारथी माने जाने वाले मनमोहन के राज में ही जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ने लगी। पेट्रोल से लेकर फल, सब्जियां और दालों से लेकर खाद्यान्नों तक आम जनता की जरूरत की हर चीज के दाम आसमान छूते जा रहे थे और सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा सामने आ रहा था।
उनके टेन्योर में एक्सपेक्टेशन यही था कि बहुत अच्छी इकोनॉमिक सुधार लाएंगे वो, लेकिन जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी, जो आउटगोइंग सरकार थी यूपी 1 में, उस वक्त उसने उनको जो कार्यभार हैंडओवर किया तो उस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो अच्छी थी, और इनके पहले कार्यकाल में भी इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी ठीक ठाक ही रही, ग्रोथ अच्छा रहा। लेकिन सेकेंड टेन्योर में अब उसमें कुछ उनको बाधाएं भी आई, लेकिन ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाए और देयर हैज बीन यहाँ पे लगातार एक ग्रोथ का डिक्लाइन आता रहा है, और इस वक्त और इन्फ्लेशन जो था वो डबल डिजिट में ही रहा। नीचे लाने की इन्होंने बराबर कोशिश की, लेकिन काफी हद तक कामयाब नहीं हो पाए। सरकार महंगाई का बढ़ता रूप थामने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात मनमोहन सरकार के हाथ से बाहर निकलते जा रहे थे। मनमोहन सरकार के लिए महंगाई मानो नासूर बनती जा रही थी। तेल कंपनियों के बढ़ते घाटे को कम करने का सिर्फ एक ही इलाज था, तेल के दाम बढ़ाना, और दाम बढ़ाने का सीधा मतलब था जनता की नाराजगी। लेकिन मनमोहन सिंह ने यहां कड़े फैसले लिए और उन्होंने वोट बैंक को खुश करने की बजाय लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संभालने का फैसला किया। मनमोहन सरकार की इस नाकामी को विपक्ष ने अपना हथियार बना लिया और इन वारों का निशाना बने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताया गया। हर तरफ से मनमोहन सिंह पर हमले हो रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम ने 2012 में मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर करार दिया। ये वो दौर था जब मनमोहन चौतरफा घिरे नजर आ रहे थे, और इसी दौर में मनमोहन सिंह ने अपने आलोचकों को एक तीखा जवाब दिया। मनमोहन सिंह सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं फंसे हुए थे। महंगाई और शैडो पीएम के दाग दामन पर लग रहे थे, तो वहीं घोटालों की बढ़ती फहरिस्त भी उस नेता के दामन को काला कर रही थी, जिसे कभी सबसे ईमानदार नेताओं के बीच गिना जाता था। सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हुई कोयला घोटाले को लेकर, जो कि कोयला मंत्रालय खुद पीएम के पास था। तो इसके चलते विपक्ष ने मनमोहन सिंह को ही कटघरे में ला खड़ा किया। सिर्फ विरोधियों से ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी हालात मनमोहन के माकूल नहीं रहे थे। जब सरकार ने दागी सांसदों को राहत देने का फैसला किया, तो खुद राहुल गांधी ने उस बिल की कॉपी फाड़ कर रख दी। मनमोहन सिंह इस पर भी खामोश रहे और उन्होंने इसे राहुल का अपना मत कहकर बात को टालने की कोशिश की। राहुल गांधी के बिल फाड़ने का असर ऐसा हुआ कि मनमोहन की बेटी अमृत कौर तक ने इच्छा जाहिर की थी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। इतना ही नहीं, चुनाव के नजदीक आते आते मनमोहन के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिए। संजय बारू ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया। चुनाव को मौका बनाकर एक बार फिर विरोधियों ने मनमोहन सरकार पर तीखे बयानों का हमला शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी तो हर दूसरी रैली में मनमोहन सिंह की कमजोरियां गिनाते नजर आए, लेकिन अब मनमोहन खामोश नहीं रहे और मोदी को जवाब उन्हीं के अंदाज में मिला। मनमोहन सिंह ने साफ कह दिया कि अगर मोदी के हाथों में सरकार आई तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. मनमोहन सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा। उनका दूसरा कार्यकाल ऐसे हालात से गुजरा कि खुद उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए, और इन सबके बीच मनमोहन सरकार की उपलब्धियां पीछे छिप गईं। कुछ कामयाबियां, कुछ नाकामियां। 10 साल की सरकार के बाद अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी को अलविदा कहने जा रहे हैं। अब मनमोहन सिंह का पता 7 RCR नहीं, बल्कि 10 मोतीलाल नेहरू मार्ग होगा। लेकिन मनमोहन सिंह की विरासत एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद की जाएगी जिनकी जबान से शब्द भले ही कम निकले हों, लेकिन उनका हर फैसला और हर कदम तरक्की की मंजिल की तरफ उठा था।
टीम न्यूज नेशन।